नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वाद संवाद के इस बहुत ही खास शो में। बहुत खास इसलिए कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। भारत गांव का देश है। भारत की आत्मा गांवों में बसती है। फिर भी इन गांवों पर पहले पर्याप्त ध्यान शायद नहीं दिया गया, पर अब तस्वीर बदलने के आसार नजर आने लगे हैं। महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की जो भावना हमें दी, ये सब अभी भी पूरा होना बाकी है। आजादी के इतने सालों के बाद जिस प्रकार से हमारे गांव के जीवन में परिवर्तन आना चाहिए था, जो बदलाव आना चाहिए था, बदले हुए युग के साथ ग्रामीण जीवन को भी आगे ले जाने का आवश्यक था। लेकिन ये दुख की बात है, अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। भारत का आर्थिक विकास 50 बड़े शहरों से होने वाला नहीं है। भारत का विकास 50 बड़े उद्योगकारों से नहीं होने वाला है। भारत का विकास अगर हमें सच्चे अर्थ में करना है और लंबे समय तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, तो गांव की नींव को मजबूत करना होगा। तब जाकर के उस पर विकास की इमारत हम परमानेंट बना सकते हैं। और इसलिए आपने इस बार बजट में भी देखा होगा कि बजट पूरी तरह गांव को समर्पित है, किसान को समर्पित है और एक लंबे समय तक देश के ग्रामीण अर्थकारण को नई ऊर्जा मिले, नई गति मिले, नई ताकत मिले, उस पर बल दिया गया है। तो ग्राम उदय से भारत उदय की कोशिशों में लगी इस सरकार की गांव का कायाकल्प करने की कोशिशें कितनी कामयाब रही, इसके लिए क्या क्या कर रही है सरकार और क्या करने की है दरकार, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति से जुड़े 2 लोकसभा सदस्य, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल और श्री अजय मिश्र। इनके साथ ही हैं अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय सचिव श्री नंदकिशोर शुक्ला। आप तीनों का दूरदर्शन किसान पर हृदय से स्वागत है। इनके अलावा जाने माने वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार मिंट के एग्जीक्यूटिव एडिटर अनिल पद्मनाभन जी भी इस चर्चा को दिशा देंगे। आपका भी स्वागत है। 2 साल एक पड़ताल के तहत आज के वाद संवाद का विषय है सरकार की सौगात, ऐसे बदला देहात। वाद संवाद शुरू करने से पहले आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 को जिस स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की, वो धीरे धीरे जन आंदोलन बनता जा रहा है। सरकार स्वच्छता के इस सपने को 2019 तक साकार करने में लगी है। इसके लिए सरकारी कोशिशों की कहानी इसी से साफ है कि पिछले 2 सालों के दौरान गांवों में लगभग 1,86,00,000 शौचालय बनाए जा चुके हैं, जो इसके पहले के 2 सालों की तुलना में लगभग 2 गुने हैं। 31 मार्च 2016 तक 13 जिले, 178 प्रखंड, 23,045 ग्राम पंचायतों और 54,732 गांवों को खुले में शौच की समस्या से मुक्ति दिलाई जा चुकी है। पूरे देश में एक माहौल बना है
हर जिले को लग रहा है ओपन डेफिकेशन फ्री होने के लिए हर जिले में स्पर्धा शुरू हुई है। भारत को स्वच्छ बनाना है तो हमें सबसे पहले हमारी मां बहनों को इस शौचालय में खुले में जाना पड़ रहा है, इसको तो मुक्ति दिलानी होगी और उसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में हर कोई ने मिलकर के काम करना पड़ेगा। दूसरी ओर गांवों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की रफ्तार पिछले 2 सालों में 73.7% से बढ़कर 76.3% हो चुकी है। इसके लिए सरकार एक तरफ जाने माने विशेषज्ञों की एक समिति नई तकनीक उपलब्ध करा रही है, तो दूसरी ओर सरकार पर्याप्त धन। पिछले सरकार की तुलना में इस सरकार ने पिछले 2 सालों में ग्रामीण स्वच्छता का बजट लगभग दुगना कर दिया है। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी। शुरुआत करते हैं वरिष्ठ सांसद श्री प्रहलाद सिंह पटेल से। पहले चरण में हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे स्वच्छता और पेयजल की। प्रहलाद जी, सरकार ने इस दिशा में 2 सालों में जो कुछ भी किया है, इस रिपोर्ट में भी जो कुछ भी आपने देखा है, इन प्रयासों पर आपकी कोई विशेष टिप्पणी? नहीं, मैं तो पहली बात कहूंगा कि देश को ये जानने की जरूरत है कि यदि ग्रामीण विकास जी, और उसमें भी अगर आपको उसके सौंदर्य को देखना है तो सबसे पहली 2 चीजें हैं कि स्वच्छता है या नहीं, पीने का स्वच्छ पानी है या नहीं। और मैं मानता हूं दूसरी लाइन में कि नल और मल और जल की निकासी के बगैर कभी कोई विकास सौंदर्य का स्थान नहीं ले सकता। और पानी अगर दूषित है तो आप कभी आदमी को स्वस्थ नहीं देख सकते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि चाहे वो सोच खुले की सोच की बात हो, चाहे जितना भी दूषित पानी हो, हम कुएं बावड़ी से लेकर बहती नदियों में जो पानी मिलता था उससे दूर चले गए हैं। अब हमारे सामने जो बड़ा संकट है, क्या हम स्वच्छ पानी दे पाएंगे? स्टैंडिंग कमेटी जो आंकड़ा आपने बताया है कि गांवों को ओडीएफ कर देंगे, लेकिन अभी भी कुछ चुनौतियां हमारे सामने रहेंगी। और ये शायद देश को पता होना चाहिए कि जैसे बुंदेलखंड है, माही का बेशन है, साबरमती का बेशन है, जहां पर पानी नहीं है, बिना पानी के कोई टॉयलेट स्वच्छ नहीं हो सकता। तो क्या उसकी जगह पर हम जैविक टॉयलेट लेकर आएंगे? ये एक चुनौतियां हैं, लेकिन सरकार ने बड़ा ऐतिहासिक काम किया, वो बधाई की पात्र है कि 1 साल में अगर आप 1 करोड़ 68 लाख से ज्यादा शौचालय बनाकर देते हैं तो ये बड़ी उपलब्धि है समाज को देने के लिए। लेकिन मैं जो दूसरी चुनौती मैं पेयजल के मामले में मानता हूं, क्योंकि मैं जिन क्षेत्रों में बुंदेलखंड से हूं तो वहां पर फॉरेस्ट है, वहां पर सब कुछ वाटर बॉडीज हैं, लेकिन आपके पास में अगर वाटर बॉडी ओपन ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, तालाब चाहिए, तो आपके पास में रिजर्व फॉरेस्ट या फॉरेस्ट के बीच में ही वाटर बॉडी बनाएंगे तब वो स्वच्छ रह पाएंगे। उसका प्रमाण में हमने तालाब साफ कर लिया, लेकिन गटर जाकर उसमें मिल गया। आज ही दिल्ली की एक रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी कि तालाब एक तो खत्म हो रहे हैं या खत्म नहीं हो रहे हैं, तो उसमें गटर का पानी जा रहा है। तो हमारे जो अंडरग्राउंड वाटर है वो खराब हो रहा है बहुत तेजी के साथ। और अभी भी जो पर्यावरण विभाग की रिपोर्ट है उससे लगभग 76% जितने भी क्षेत्र हैं वो दूषित हुए हैं, लगभग 100-200 फीट तक। बिल्कुल, यानी कि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने नजर आ रही है। अजय जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी। मैं उसमें एक लाइन जरूर बोलूंगा कि उसमें सरकार ने अपना फंड दिया है और उसमें कहीं ना कहीं ये रास्ता निकाला है कि हाँ, हम इसको भी स्वच्छ करने का काम करेंगे। बिल्कुल। अजय जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, जिस चुनौती का जिक्र कर रहे हैं प्रहलाद जी की पेयजल, स्वच्छ पेयजल पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है, किस तरह से सरकार इन चुनौतियों का सामना कर रही है? देखिए, मेरा सीधा सीधा ये मानना है कि अभी से पहले जो सरकारें रहीं उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से गांवों के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। हमारी ये पहली सरकार आई है या इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने कुछ काम गांवों के लिए किया था? क्योंकि हमारी सरकार का स्पष्ट मानना है जब तक इस देश के गांवों का विकास नहीं होगा और गांव में रहने वाले लोगों को हम सुविधाएं नहीं उपलब्ध कराएंगे तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। और ये सब चीज़ों को लेकर के जब हम बात करते हैं तो जिसमें जैसे आपने स्वच्छ पेयजल की बात कही, यह भी एक बहुत बड़ी विशेष जरूरत है। और पानी का जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, संकट पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, हिंदुस्तान में भी हम लोग उस संकट से जूझ रहे हैं। कई जगहों पर जैसे आदरणीय प्रहलाद पटेल जी ने बताया, वो बुंदेलखंड से आते हैं, बुंदेलखंड में भी इस समय पानी की समस्या है। बिल्कुल, ऐसे पूरे देश में। लेकिन अब चुनौतियां हैं, चुनौतियों से लड़ने की जरूरत है। अगर हम चुनौतियों को केवल ये मान लेंगे और उनके लिए कोई काम नहीं करेंगे तो कोई परिणाम नहीं आएंगे। हमारी सरकार ने उसको चुनौतियों को लिया है और लक्ष्य अपने निर्धारित किए हैं और लक्ष्य निर्धारित करके उनके अनुसार हमने बजट भी रखा है। और वो बजट रखने का
ये परिणाम आया है कि लोगों की आशाएं जगी हैं और देश में बहुत सारा काम हम लोगों ने 2 साल में किया है। उसमें चाहे पेयजल के संचयन की बात हो, सिंचाई की बात हो, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हम लोगों ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। पानी के हेड टैंक हम लोग गांवों तक बना रहे हैं और उसके साथ जहां जहां पर फ्लोराइड और आर्सेनिक है उन जगहों पर भी हम शुद्ध पानी उपलब्ध करा पाएं, इसके लिए हमारी सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। बिल्कुल, बहुत ही तेजी से ये सरकार काम कर रही है और खासतौर पर इस बार का जो बजट था उसमें ग्रामीण विकास के लिए बहुत ही अच्छे अनुदान का इसमें प्रावधान किया गया है। नंदकिशोर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सीधे आप किसानों से जुड़े हुए हैं और जिस तरह से प्रहलाद जी और अजय जी बता रहे हैं कि चुनौतियां हैं और सरकार उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है और कोशिशें हो रही है, क्या वाकई आप देखते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है? क्या वाकई इन चुनौतियों का सामना किया जा रहा है? चुनौतियां तो है और चुनौतियों को मानते हैं पटेल जी और मिश्रा जी, तो अच्छी बात है। हम इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते कि पहले की सरकारों ने कुछ किया या नहीं किया, यही सरकार कर रही है। बात है कि अभी देखना है कि काम जो चैलेंजेस हैं और वो चैलेंज पूरा होते हैं किस रूप से नहीं होते हैं। जी। नारे अच्छे हैं, कुछ प्रयास भी हो रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अभी उसको परिवर्तन होने में बहुत समय लगेगा और बहुत ज़रूरत होगी। जी। जैसा पटेल साहब ने कहा कि शौचालय सब जगह बननी चाहिए, ये सही बात है, लेकिन कोई भी शौचालय बिना पानी का नहीं चल सकता। पानी की हालत यह है कि पीने के पानी उपलब्ध नहीं है बहुत से गांव में, और इसमें इस गर्मी के सूखे के मौसम में तो अनेक गांव हैं जहां जो कुछ भी पानी था वो बिल्कुल सूख गया। रोज आप टीवी पर और ये सब पर देख रहे हैं, रिपोर्ट भी आ रही है। जो ट्यूबवेल्स थे वो ट्यूबवेल से पानी नहीं निकल रहे हैं। हम तो बिहार और ईस्टर्न यूपी का हम जानते हैं, अनेक गांव में पीने की पानी की समस्या हो गई। तो ऐसी हालत में पहले उस समस्या को ठीक करना जरूरी है, साथ साथ स्वच्छता होनी चाहिए। कुछ सुझाव आपकी तरफ से कि क्या किया जा सकता है? बात यह है कि पानी के बारे में कि पानी को स्टोर करना, पानी को कंजर्व करना, वाटर सेट बनाना, इकट्ठा करना, तालाबों में नदियों में जो पानी आता है उसको बचाना आगे के लिए, उसके बारे में उसका जो इंतजाम होना चाहिए उस पर बड़े पैमाने पर काम करने की बात है। और साथ साथ जैसा मिश्रा जी ने कहा कि बहुत इलाके हैं जहां पानी में फ्लोराइड है, आर्सेनिक है, तो उसकी जांच करके, क्योंकि वो पानी अगर लोग पिएंगे या पीते हैं कई तरह की बीमारियां आती है। तो उसका आपने कुछ सुझाव दिए हैं, प्रहलाद जी से जान लेते हैं कि उसका समाधान होना चाहिए। प्रहलाद जी? नहीं, मुझे लगता है कि जैसे शुक्ला जी तो जानकार व्यक्ति हैं, समुद्री जल से पेयजल में कन्वर्सन अच्छी स्कीम है। दूसरा मुझे लगता है कि मैंने अपना आदर्श गांव लिया है बांदकपुर, धार्मिक जगह है। हमने नहाने के पानी को एक जगह पे इकट्ठा किया और फ्लश में मेरा मानना है कि उसी पानी को रिसाइकिल करके देना चाहिए। नहाने में आप शुद्ध पानी का उपयोग करिए, लेकिन फ्लश में कम से कम पीने का पानी मत डालिए। अगर ये संयम भी हमने रखा तो जो शुक्ला जी की और हमारी चिंता है उसका समाधान मिलेगा। इसलिए मैंने कहा कि हमने चुनौतियों को नजर में रखा हुआ है और उसका समाधान हम दे भी रहे हैं। और ये बात आज की बात नहीं है, गर्मी में ही ये समस्या पैदा होती है जहां पर हमारे पास में पानी नहीं है। तो मुझे लगता है कि मैंने पार्लियामेंट में भी ये बात कही थी कि हम अपनी पुरातन बातों को सबको सिरे से खारिज न करें, रूढ़िवादी न बताएं, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा शास्त्र लिख गया है कि मल जब जल के संपर्क में आता है तब वो दूषित होता है, अन्यथा अगर आप मिट्टी और राख का उपयोग करेंगे तो वो जल्दी निष्क्रिय होगा। तो हमें अपनी पुरानी परंपराओं को पूरी तरह से खारिज करने की जो गलती की है हमें उस पर भी पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि इस पर आरोप प्रत्यारोप नहीं हो सकते हैं। कहीं ना कहीं जहां पर ग्रेविटी से पानी नहीं है, जहां पानी का संकट है, हम अगर रिसाइकिल कर पाए तो ठीक है, अन्यथा हमारी पुरानी परंपराओं को कहीं ना कहीं हमें समन्वय में लाना होगा। ये भी बहुत जरूरी है और उनकी बहुत ऐसी खारिज कर देना ये बातें नहीं करनी चाहिए, मेरा ऐसा सुझाव है। बिल्कुल आनंद जी, जो सुझाव अभी निकल कर आ रहे हैं और सरकार जो प्रयास कर रही है, जिस पर चर्चाएं चल रही है, लेकिन उसमें खास बात ये भी समझ में आ रही है कि इसमें जो आम लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उनकी भागीदारी ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए सरकार जागरूकता के लिए क्या कुछ करिए या फिर जो आम लोगों की भागीदारी है वो उस तौर पर नजर आ रही है? मोना जी, ये जो आपने कहा सही कहा है, ये एक तरीके से पब्लिक को प्रोत्साहित किया है। आप अगर ध्यान देंगे 15 अगस्त 2 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने ये रेड फोर्ट से एक चुनौती दी थी कि स्वच्छ भारत, तो उस टाइम हम जब अखबार लोग थे हमें चौकन्ने हो गए थे कि ये प्रधानमंत्री ये इंडिपेंडेंस डे के दिन ऐसे इतना एक मतलब
हम लोग समझ नहीं पाए। उम्मीद से परे था जो उन्होंने भाषण दिया था लाल किले के प्राचीर से, वो उम्मीद से परे था। बिल्कुल, तो उससे एक तरीके से एक माइंडसेट चेंज जो है भारत में शुरू हो गया, क्योंकि ये जो जैसे सब ये विशेषज्ञों ने बताया, हमारी जो चुनौतियां हैं बहुत हैं। लाइक 600 मिलियन है ओपन डेफिकेशन जो है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इससे ही आप माल न्यूट्रिशन वगैरह, डायरिया, इन सब से जुड़े हुए हैं। तो तभी एक तरीके से इस देश में रूरल इंडिया खासकर में प्रोडक्टिविटी नहीं है, लोगों में बीमारियां हैं और कमजोर है। तो इसको टैकल करना 1-2 साल में तो हो ही नहीं सकता है। तो एक तरीके से एक अच्छा शुरुआत किया है कि माइंडसेट इन्होंने बदल दिया है। तो और उसमें अभी एक और विषय है जो कि जैसे पुरानी चुनौतियां तो हैं, लेकिन जैसे इन्होंने समझाया कि ये पानी का जो दिक्कत है, अब एक क्रॉपिंग पैटर्न भी चेंज हो रहा है हमारे किसानों में और गांवों में। तो उससे जो पानी का जो डिमांड है वो एक तरीके से कभी बढ़ रहा है। तो इसको आप कैसे टैकल करेंगे, एक नई समस्या खड़ी हो रही है। अब इसके एसोसिएटेड जो खतरे हैं, रिस्क जो है, उनका अलग एक विषय है। तो एक तरीके से शुरुआत अच्छी है, लेकिन जंग बहुत ही लंबा है। बिल्कुल, अभी मात्र 2 साल हुए हैं, अभी आकलन भी उस तरीके से किया नहीं जा सकता है, लेकिन जो प्रयास किए जा रहे हैं उसका आकलन तो जरूर किया जा सकता है कि क्या सरकार उस दिशा में किस तरह से आगे बढ़ रही है या नहीं। नंदकिशोर जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से अभी बात हो रही है और जो लोग हैं उनकी चेतना की बात हो रही है, गांव में जो लोग रहते हैं उनकी, तो ऐसे में हमें बताएं कि क्या हमेशा जब इस तरह के प्रयास होते हैं उसके पीछे ये कह दिया जाता है कि मानसिकता का बदलना जरूरी है। क्या वाकई जो गांव के लोग हैं उनकी मानसिकता बदल रही है? जब आह्वान करते हैं प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से, उसका किस तरह का प्रभाव पड़ता है लोगों पर? देखिए, मानसिकता जो बदलती है उसके लिए कुछ जो परिस्थिति होती है वहाँ, उसको भी देखना पड़ता है और उसके मुताबिक मानसिकता बदलती है। आह्वान अच्छी चीज है और सरकार के लिए संकल्प लेना वो भी अच्छी बात है। सरकार के लिए उसके लिए फंड देना ये भी अच्छी बात है। लेकिन बात यह है कि जो जमीनी हकीकत है उस बात को देखना पड़ेगा। जैसा पटेल साहब ने भी कहा कि अब जो स्थिति है, कुछ पुरानी चीजों और नई चीजों को हमें मिलाना पड़ेगा। जहां पानी की कमी है वहां ऑर्गेनिक टॉयलेट बनाना, उसमें मिट्टी का और दूसरी चीज का इस्तेमाल करना, जिसमें पानी की जरूरत कम हो, पानी दूषित भी न हो और गंदगी भी आगे नहीं जाए। फिर पानी की व्यवस्था करना। पानी ऐसी चीज नहीं है जो कारखाने से लाएंगे। वो समुद्र वाली बात तो अपने जगह पर ठीक है, लेकिन हमारे देश में अभी वो टेक्निक इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कुछ जगह चेन्नई में शुरू हो गया। हाँ, कुछ जगह कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, कुछ जगह किया है, लेकिन बड़े पैमाने पर उसको करना, अगर कर सके तो समुद्र में तो इतना पानी है, अगर कर सके, इस्तेमाल कर सके, ला सकें और उसके लिए ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी का अगर सप्लाई कर सके तो ये बड़ी बात है। लेकिन इतने बड़े देश के लिए इतनी व्यवस्था करना, इसके लिए लंबी अवधि का कार्यक्रम। लेकिन आगे आपका है मनरेगा का इस्तेमाल करके जो भी हमारे यहाँ पानी है, वाटर सीट बना करके, पानी की व्यवस्था करके ज्यादा से ज्यादा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारे पास ग्रामीण लेबर पावर है उसका इस्तेमाल करके पानी को इकट्ठा करने का डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन ने भी अपने रिपोर्ट में कहा था। जितने हमारे पुराने तालाब हैं, जितने हमारे कुएं हैं, जितने पुराने हमारे नाले जो बहते थे, वो सब बंद हो चुके हैं। उसको दोबारा चालू करके हम पानी स्टोर करके समस्या का समाधान की तरफ बढ़ सकते हैं। जी, बिल्कुल, ये किया जा सकता है। अजय जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आदरणीय शुक्ला जी ने बताया, वास्तव में ये चुनौतियां आज की तो है नहीं। बिल्कुल, अगर हम कोई सरकार कर रही है उसको हमको अप्रिशिएट करना चाहिए, और जो उसके परिणाम आ रहे हैं वो पूरे देश में आ रहे हैं। और मेरे ख्याल में मुझसे बेहतर शुक्ला जी जानते हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, हर जगह पे जो सरकार योजनाएं लेके आ रही है, जो काम कर रही है, उसके परिणाम आ रहे हैं। मैं एक बात सीधे सीधे कहना चाह रहा हूं कि ये जो समस्याएं हैं आज नहीं खड़ी हुई है, लेकिन ये सरकार पहली है जिसने उन समस्याओं की तरफ देखा है और उनको हल करने का प्रयास किया है। उदाहरण के रूप में एक छोटी सी बात में मैं आपको कहना चाहता हूँ। ये जो पानी की बात है, हमारे यहाँ पूरी दुनिया की 17% आबादी रहती है, जबकि पूरी दुनिया का जो जल का प्रतिशत है वो 4 कुछ हमारे यहाँ है। पहले से ही कमी है, लेकिन जो जहाँ जहाँ पर पानी है भी, वहां पर भी पानी को दूषित
होने से बचाने के लिए सरकारों ने क्या किया। अभी एक रिपोर्ट आई है 1950 में 2000 टन पेस्टिसाइड का प्रयोग होता था अपने देश में, और आज जो अनुमान है 1.5 करोड़ टन पेस्टिसाइड का प्रयोग हो रहा है, जो प्रमुख एक कारण है पानी को दूषित करने का। और वो केवल पीने के पानी में नहीं आ रहा, जिसको हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इस समय वो अनाज में भी जो हम उसकी सिंचाई करते हैं, सब्जियों में करते हैं, फलों में करते हैं। जैसे एक आदमी सीधे आधा लीटर पेस्टिसाइड पी ले तो उसकी तुरंत मौत हो जाएगी, लेकिन इसमें तुरंत नहीं हो रही, लेकिन धीरे धीरे मौत की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर आज ब्रेक पर जाने का वक्त आ गया, इसीलिए आपको यहाँ पे मुझे रोकना पड़ेगा। प्रहलाद जी शायद कुछ कहना चाह रहे थे, एक संक्षिप्त टिप्पणी। प्रहलाद, मैं समझता हूँ आजादी के बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद किसी प्रधानमंत्री की अगर मास अपील आह्वान का असर अगर कहीं दिखा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, वो नरेंद्र जी है। जी जी बिल्कुल, ये एक अच्छी बात नजर आ रही है कि जो प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है उसका असर नजर आ रहा है और लोग भी बढ़ चढ़कर साथ दे रहे हैं। और स्वच्छता अभियान जिस तरह से चल रहा है इसने अब जन आंदोलन का रूप ले लिया है, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। बहरहाल फिलहाल वक्त तो चला है कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी वाद संवाद जारी रहेगा। सरकार की सौगात ऐसे बदला देहात, ये है हमारा आज का विषय। और ब्रेक के बाद बात हम करेंगे ग्रामीण सड़कों की। बने रहें हमारे साथ। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, हम आपको दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती बाड़ी से जुड़ी सभी अहम खबरें। देखते रहिए किसान समाचार, रोजाना शाम 7 बजे। कब बढ़ेगा दलहन तिलहन का भाव, सब्जियां दिखाएंगी कब तक दाव, मसालों की मंडी में कैसी है बयार, कब गरमाएगा गेहूं का बाजार, कहां बिकेगा अच्छे भाव में धान। मंडी खबर में ऐसे हर सवाल पर ध्यान। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे देखें दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार कुछ ही दिनों में 2 साल पूरे करने वाली है। सपना है ग्राम उदय से भारत उदय का। इस सपने तक पहुंचने का रास्ता अच्छी सड़कें हैं। हम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पर चर्चा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अच्छी सड़कें विकास की वाहक होती हैं। गांव से जुड़ने के लिए अच्छी सड़कें मतलब गांवों का तेजी से विकास। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने ग्राम सड़क योजना को खासा महत्व दिया है। अगर शहर में बढ़िया सड़क है तो गांव के लोगों को भी आने जाने को काम आ जाए, ऐसी तो सड़क मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। और इन बातों को लेकर के आज बार का आपने बजट देखा होगा, पूरे देश भर में वाहवाही हो रही है कि आजादी के कई वर्षों के बाद पहली बार गांव का आदमी जी जान से कह सके कि ये मेरा बजट है, मेरे लिए बजट है, गांव के लिए बजट है, किसान के लिए बजट है। ऐसा विश्वास इस बजट से प्रस्तापित हुआ है। जहां मोदी सरकार आने से पहले औसतन 73.5 किलोमीटर सड़क हर रोज बनती थी, वहीं पिछले 2 सालों से औसतन रोज 100 किलोमीटर सड़क बनने लगी है। पर ग्रामोदय से भारत उदय का सपना साकार करने के लिए प्रयत्नशील सरकार इससे संतुष्ट नहीं है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस साल यानी 2016-17 में औसतन 130 किलोमीटर सड़कें रोज बनाना तय किया गया है। ये रफ्तार 2017-18 में बढ़ाकर 165 किलोमीटर की जानी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जो लक्ष्य 2022 के लिए तय किया गया था उसे 2019 में ही हासिल कर लिया जाए। ये बड़ी रफ्तार गांवों को अल्प विकास की पगडंडियों से विकास के राजमार्ग पर ले जाएंगी।
जी हाँ, बिल्कुल। तो सड़कें बन रही हैं और इसकी रफ्तार भी तेज है। अनिल जी, हमें ये बताएं कि ये जो रफ्तार हमें नजर आ रही है, जैसे कि पिछली सरकारों के दौरान जो औसतन 73.5 किलोमीटर रोजाना बनती थी, अभी अगर ये 100 किलोमीटर रोजाना बन रही है, तो इस रफ्तार को आप किस तरह से आंकते हैं? ये तो मोना जी बहुत बड़ी बात है कि रफ्तार इन्होंने तेज कर लिया। इसके बहुत फायदे भी हैं। तो एक तो गांवों को कनेक्ट करता है पूरे देश के साथ, तो इससे ना ही किसानों के जो फसल है इसके लिए बड़ा मार्केट मिलेगा, बट उसके ऊपर मेडिकल एक्सेस जो है ना अस्पतालों का, ये बड़ी समस्या है हमारे गांवों में कि गांव में लोग बीमार होते हैं तो उनको शहर लाना होता है, नहीं तो कोई पास में कोई बड़ा दिल्ली जैसे शहर लाना होता है। तो ये अगर सड़कें रहेंगी तो इनकी कनेक्टिविटी रहेगी, तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और तीसरी विषय है कि ये जो माइग्रेशन जो है, हम जो अंग्रेजी में कहते हैं राउंड ट्रिपिंग, मतलब आप अगर मेरठ में रहते थे पहले और दिल्ली में काम करते थे, करीब 10 साल पहले आपको पूरा आधा दिन लग जाता था दिल्ली पहुंचते, अब तो आप 1 घंटे में तय कर सकते हो। तो आप दिल्ली में रहने की जरूरत ही नहीं, तो आप मेरठ में रहोगे, अपने गांव में रहोगे, जहां भी रहोगे, और दिल्ली शहर में आके काम करोगे। तो इससे इस तरीके से भी इसमें बहुत फर्क पड़ेगा कि एक तरीके से माइग्रेशन को एनकरेज करेगा और मतलब देश को एक तरीके से और जोड़ेगा एक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे। जी बिल्कुल। नंदकिशोर जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी कि जो ग्रामीण विकास है उसमें इन सड़कों का बेहतर होना ये किस तरह से महत्वपूर्ण है, जो उनका जीवन स्तर है ग्रामवासियों का वो किस तरह से बेहतर होता है? देखिए, सड़क तो बिल्कुल जरूरी है जी। जैसे शहरों के लोगों के लिए है वैसे गांवों के लोगों के लिए है। और जो काम हो रहा था उसमें तेजी आ रही है, बहुत अच्छी बात है जी। अगली बात कहने के पहले हम पटेल जी ने जो टिप्पणी की उस पर हम एक टिप्पणी करना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि शास्त्री जी के बाद इन्हीं प्रधानमंत्री का आह्वान का असर हो रहा है। इनकी सोच है, असर होना चाहिए, लेकिन बीच में इनके वाजपेयी जी भी थे 6 साल तक, उनकी भी चर्चा करनी चाहिए। लेकिन हम उस राजनीतिक बहस में ना पड़े कि किसके आह्वान का क्या असर है। हम लोग जो किसान सभा के लोग हैं, उस जमाने में जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे वो भी, और जो भाजपा के प्रधानमंत्री थे वो भी, या सरकार थी, तो उनकी जो कुछ भी किसान विरोधी नीतियां थी उनके खिलाफ हम संघर्ष करते रहे। जैसे भूमि सुधार को लागू कीजिए जिसमें गरीब का कल्याण हो। जब हम गांव को देखते हैं तो गांव सिर्फ गांव नहीं है, गांव में 80% लोग भूमिहीन हैं, गरीब हैं, मझोले किसान हैं, सीमांत किसान हैं, रोटी रोजी के लिए मरते हैं, रोटी रोजी के लिए उनको गांव छोड़ के बाहर जाना पड़ता है। तो सिर्फ आप सड़क बनाने देंगे तो ये आसान तो हो जाएगा कि वो गांव से जल्दी दिल्ली आकर के और उसके बाद हरियाणा, पंजाब, यूपी से, मध्य प्रदेश से, बिहार से चले जाएंगे, लेकिन वो गांव में रुके कैसे? ग्रामीण विकास का मतलब है उनके गांव का कैसा विकास हो, उनके कृषि का कैसा विकास हो, जिसमें उनको गांव में काम मिले, उनका खेती का विकास हो, उस खेती पर आधारित उद्योग का विकास हो, वहाँ शिक्षा की व्यवस्था हो, सड़क जो है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। नंदकिशोर जी, मैंने सड़क को कहा, मैंने सड़क को सपोर्ट किया, सड़क बिल्कुल जरूरी है और घर घर तक सड़क पहुंचे, मैं इसका सपोर्ट करता हूं। और इसमें तेजी आ रहा है तो उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, उसका मैं विरोध नहीं करता हूं। लेकिन ग्रामीण विकास सिर्फ वही नहीं है। नंदकिशोर जी, किसानों की आय दुगनी हो, ये एक खास लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री जी ने, और उसमें बहुत बड़ा इसमें योगदान ये है सड़कों का कि जो किसान होते हैं वो कई बार उचित मार्केट तक, बाजार तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि सड़कें नहीं होती हैं। ये सड़कों का जाल अगर उन तक पहुंच जाता है और वो आसानी से जो भी अपनी फसल है उसे लेकर एक मन मुताबिक अगर वो बाजार तक पहुंच पाते तो उनकी आय बेहतर होगी। तो सड़कों की जो भूमिका है वो काफी अहम है। प्रहलाद जी, क्या कुछ इसके लिए किया जा रहा है, बताएं। नहीं, मैं तो ग्रामीण विकास का जब भी नाम आएगा तो प्रणाम करना पड़ेगा अटल बिहारी वाजपेयी जी को। जी। गांधी, लोहिया और दीनदयाल 3 ही ऐसे विचारक रहे हैं जिनकी ग्रामीण विकास पर कभी कोई मतांतर नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि कभी आपको इस विषय को भी लेना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री सड़क योजना अटल जी लेकर आए तो वो तो 2012 में पूरी हो जानी थी 500 की आबादी तक, 2001 के सेंसस के आधार पर, जो आज तक पूरी नहीं हुई। और अभी हमने इस सरकार ने 2021 के लक्ष्य को 2019 पर लाकर रखा है कि हम 2019 में पूरा करेंगे। मैं लेकिन दूसरी बात कर रहा हूँ, मनुष्य के शरीर में अगर रीढ़ की हड्डी नहीं है, वो किसी धनपति के यहाँ पैदा हो जाए, वो खड़ा नहीं हो सकता, दौड़ना और चलना दूर की बात है। ऐसे ही सड़क अगर गांव में नहीं है तो वो विकास की गति में शामिल नहीं हो सकता। सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो पंजाब जाएगा। अगर किसी की बहू बेटी बीमार होती थी तो वो शहर में कमरा इसलिए लेता था कि उसको डिलीवरी करानी है,
ये गरीब आदमी की समस्या थी। अगर किसी को स्कूल जाना, तहसील, थाना, मंडी, किसान की समस्या, उसको सड़क चाहिए। इसलिए ऐसा मान के चलना कि कोई पलायन भर के लिए सड़क उपयोग होगी, मैं समझता हूं ये दृष्टिकोण पूरा दृष्टिकोण नहीं है। हर रोजमर्रा की बात के लिए अगर शहर को रोगी नहीं बनाना है तो सड़क उसका माध्यम है और उसके लिए गरीब ही प्रभावित होता है। और इसलिए मुझे लगता है ग्रामीण विकास की अवधारणा पर अगर हम चर्चा करने बैठेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट बात है। लेकिन अगर हम सिर्फ ग्रामीण सड़क की बात करेंगे तो मैं कहूंगा कि आज जो प्रधानमंत्री सड़क योजना में बजट दिया गया है वो 2001 की सेंसस के आधार पर हम जल्दी से जल्दी 500 की आबादी तक के गांव को पूरा करें। लेकिन जो दूसरा कमेटी और सरकार दोनों ने फैसला किया है कि 2011 की सेंसस के आधार पर 500 की आबादी तक के गांव को जोड़ना और वो भी 2019 तक जोड़ना, ये सरकार का बड़ा संकल्प है। और मैं इस बात के लिए मानता हूं कि इसके पहले किसी भी सरकार ने समय सीमा के भीतर और समय के पहले काम करने का कभी ना संकल्प लिया और न लक्ष्य को पूरा किया। अगर मैं सरकार को बधाई दूंगा तो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो कर रही है, बल्कि समय के पहले कर रही है और समय सीमा तय करके कर रही है, ये बड़ी बात है और इसके लिए ये बधाई के पात्र। बिल्कुल। और सड़कों की जहां तक बात हो रही है अजय जी, अब एक तो समय पर चीजें हों, रफ्तार उसकी बड़ी है, साथ ही इससे पहले जो शिकायतें रही है वो खराब क्वालिटी, गुणवत्ता को लेकर भी रही है, तो उसके लिए भी इस बार की जो सरकार है वो कोशिशों में है और लोगों का विश्वास हो उसके लिए मोबाइल ऐप जो है मेरी सड़क, उसकी क्या भूमिका रहेगी, किस तरह से ये विश्वास जगेगा, इसके बारे में हमें बताएं। देखिए, ऐसा है जो सड़कों के लिए है, अभी हमारे सभी माननीय सदस्यों ने भी कहा, ये सरकार बहुत गंभीर है और इस सरकार का ये सोचना है कि जो काम कांग्रेस की पिछली सरकार छोड़ गई है उस काम को हम समय रहते पूरा करें और 500 की जो आबादियां थी उनको कनेक्टिविटी से मुख्य सड़कों से हम जोड़ें। उसके बीच में शिकायतें आ रही थी कि किस तरीके से कहीं पर 500 मीटर की सड़क बननी है तो 490 की बन जाती है, गुणवत्ता की बात है। तो वो भी अब एक चुनौती है, लेकिन चुनौती को खाली ये कह करके छोड़ देना कि हाँ ये होता रहता है, ऐसा हमारी सरकार ने नहीं किया। हमारी सरकार ने उसके लिए योजनाएं बनाई। वहां जहां मोबाइल ऐप की बात है, मेरी सड़क, उसके माध्यम से हमने ये सुविधा दी है कि कोई भी ग्रामीण, कोई भी अन्य व्यक्ति जहां पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क बन रही है उसका फोटो खींच करके उस ऐप के माध्यम से सीधे सरकार को भेज सकता है। उसको लगता है कि ये गुणवत्ता का ठीक से इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, मटेरियल ठीक नहीं हो रहा, सड़क छोटी बन रही है, सड़क की चौड़ाई कम है, उस पर सरकार तुरंत संज्ञान लेगी। उसके साथ साथ हमने एक सैटेलाइट के द्वारा सरकार स्वयं उसकी देखभाल करे, ये भी हमने बनाया है। उसको भी हम देख रहे हैं लगातार कि अगर कहीं पर सड़क छोटी बन रही है, चौड़ाई कम है, तो सरकार सीधे सीधे उसको देखती है। और उसके साथ साथ एक हमने ग्रामीण सड़कों की देखरेख के लिए समिति बनाई है जिसको 10 राज्यों में अधिसूचित कर दिया गया है। अभी शेष राज्यों में होना है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है। आदरणीय शुक्ला जी सारी बातें अच्छी होने के बाद भी नहीं मानने को तैयार है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन फेडरल सिस्टम में जिस तरीके से होता है बहुत सारे राज्य हमको सहयोग नहीं दे रहे हैं। जी, तो आइए हमारे साथ पत्रकार मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे पूछे कि वो कितने संतुष्ट है और जो उपाय बता रहे हैं अजय जी। मैं एक मिनट में एक बात और कहना चाहता हूं। जैसे आदरणीय शुक्ला जी ने कहा कि हाँ गांव का विकास केवल सड़कों से, हम केवल सड़क की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसानों की आमदनी बढ़ाने और हम लोग राष्ट्रीय कृषि मंडी हम लेकर के आए 585 मंडियों को हम 18 मार्च 2018 तक 31 मार्च 2018 तक 585 मंडियों को जोड़ देंगे जिससे किसानों को उनकी फसल का पूरा दाम मिले। हम खाद का, मृदा कार्ड, ऐसे सारे उनको कई सारी योजनाएं हैं। एपीएफ वाले में भी गाँवों में व्यवसाय भी हम दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, एक एक गाँव तक। हमारा लक्ष्य है 2018 तक कोई गाँव हिंदुस्तान का ऐसा नहीं बचेगा जहाँ पर बिजली ना हो। ऐसे सारे उपाय हम कर रहे हैं। ये तमाम पहलू है जिस पर सरकार प्रयास कर रही है। अनिल जी, आपकी मैं प्रतिक्रिया चाहूंगी। मोना जी, ये जैसे मैंने पहले ही बोला, ये इतने गंभीर विषय हैं जो पिछले 70 साल में मतलब एक तरीके से चुनौती बन गया देश के लिए। तो इसका हल अब 1-2 साल में तो होने वाला नहीं है, बट उसमें जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, कप अगर हाफ एम्प्टी है हाफ फुल है, तो मैं तो यही कहूंगा कि 2 साल के बाद एक हाफ फुल के तरीके से हम इस ये जो मतलब सारे जो प्रोग्राम है सरकार के हम देखेंगे। अब इसको एग्जीक्यूट आगे करना है, बहुत ही मतलब एक चुनौती है। और जैसे अजय जी ने बोला, ये जो ऐप है जो आपने भी इसका जिक्र किया, ये ऐप के तौर में एक तरीके से पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस भी हो रहा है, बिकॉज अब पब्लिक में भी एक पावर आ गया है कि वो डायरेक्टली सरकार से, मतलब पहले होता था कि एटलीस्ट अखबार एक इंटरमीडियरी होता था, नहीं तो कोई
ये इलेक्टेड ऑफिशियल होते थे। अभी जो है, अभी अगर डायरेक्टली पब्लिक जो है अगर एक तस्वीर खींच के एक व्हाट्सएप या किसी से सरकार को भेज दे, गडकरी जी के ऑफिस में भेज दे, तो मतलब एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल हो गया है। तो एक तरीके से ये भी एक डेमोक्रेसी के तौर से बहुत ही मतलब नहीं, पद्मनाभ जी को जानकारी होगी, उड़ीसा की प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़कों की लंबाई कम वो प्रूव हो गई और उसके बाद उनसे बाकायदा पैसा वापस लिया गया, अधिकारियों पर कार्रवाई हुई। यानी उन्होंने बताया कि वो 2.6 किलोमीटर थी, वो निकली 2.1 किलोमीटर, तो वो सारा पैसा रिफंड हुआ। तो ये तकनीक का भी भ्रष्टाचार पर भी इस पर लगाम लगता है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स है उनकी जो मनमानी है उस पर भी लगाम लगता है, और सरकार तो है ही देख रेख के लिए, और जब जनता भी उसमें शामिल हो जाती है तो एक दबाव बनता है और उससे जो परिणाम निकल कर आते हैं वो जाहिर तौर पर बेहतर परिणाम निकल कर आते हैं। बहरहाल हमारी चर्चा इस तरह से वाद संवाद में जारी रहेगी सरकार की सौगात ऐसे बदला देहात पर, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून यानी कि मनरेगा की। आप बने रहें हमारे साथ। मौसम की आंख मिचौली में कैसे जीते किसान, क्या नया करने से होगी खेती फायदेमंद और आसान। जाने माने कृषि वैज्ञानिक रोज आपको बताएं इस मौसम में कौन सी फसल कैसे लगाएं, कैसे बढ़ाएं। कौन कीट है दुश्मन फसल का, कौन है खेती का मित्र। वैज्ञानिक सोच के रंगों से लहलहाए खेती का चित्र। मौसम खबर देखें रोजाना सुबह 8:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान। सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार कुछ ही दिनों में 2 साल पूरे करने वाली है। सपना है ग्राम उदय से भारत उदय करने का। इस सपने को सार्थक करने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें से एक महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून यानी कि मनरेगा को ज्यादा उपयोगी बनाना है। इस पर चर्चा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून यानी मनरेगा के तहत ग्रामीण भारत को रोजगार देकर सक्षम बनाने की कोशिशों को भी मोदी सरकार ने नए पंख दिए। पिछले साल यानी 2015-16 में 235 करोड़ श्रम दिवस रोजगार का सृजन किया गया। ये पिछले 5 साल का रिकॉर्ड है। इस पर 43,068 करोड़ रुपए का व्यय हुआ। अक्सर मनरेगा को लेकर भ्रष्टाचार के चर्चे हुआ करते थे। इसे रोकने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को अपनाया ताकि मजदूरी की राशि सीधे श्रमिक के खाते में जाए। इसे 10 राज्यों में लागू कर दिया गया है। 2015-16 में 95% मजदूरी सीधे श्रमिकों के खाते में अंतरित की गई। सरकार मनरेगा पर खर्च राशि के सार्थक परिणामों के लिए भी प्रयत्नशील है। करीब 61% राशि कृषि और संबंधित क्षेत्र पर व्यय हुई है। सरकार ने एक तरफ सूखा और आपदा पीड़ित राज्यों के लिए अतिरिक्त 50 श्रम दिवस का प्रावधान किया, वहीं दूसरी ओर सरकार ने 18 लाख मनरेगा श्रमिकों को प्रशिक्षण देकर उनका कौशल विकास करने का लक्ष्य रखा है। प्रहलाद जी, मनरेगा बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना रही है, लेकिन कभी विवादों से भी उसका नाता नहीं टूटा। विवादों में भी ये योजना रही है। इसके बावजूद ये योजना अपनी उपयोगिता के कारण अस्तित्व में है। पहले से बढ़ चढ़कर इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली चीज तो सरकार पर जो आरोप लगाते थे लोग, 38,500 करोड़ यानी पिछले बजट से लगभग 11% ज्यादा
मनरेगा में दिया है, वो स्थिति ग्रामीण विकास के बजट में भी है। जब हमने 87,765 करोड़ दिए तो वो भी लगभग 10.4% ज्यादा है। तीसरा, अभी एक सर्कुलर निकाला है सरकार ने। देखिए, हमारा जो मतभेद था, जिस हम आरोप लगाते थे कि इसमें करप्शन है जी, क्रियान्वयन पर तो इस पर बहस होनी चाहिए, क्योंकि मॉनिटरिंग का सिस्टम मनरेगा में नहीं था। और जो कंपोनेंट से 40 और 60 का जो उसमें अनुपात था कि आप मजदूरी 60% रखेंगे, 40% बाकी चीजों में यंत्र का या बाकी चीजों का सामग्री के लिए हो सकता है। अभी इस सरकार ने एक अच्छा निर्णय किया, पंचायत के स्तर पर ये जो रेशो है इसको जिले के लेवल पर कर दिया है। शहर के पास की ग्राम पंचायतों में मजदूर नहीं मिलता है और इसलिए कभी असेट खड़े नहीं हो पाए और लोगों ने उसकी कागजी कार्रवाइयां की हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि जिले को यूनिट मानकर उस रेशो को मेंटेन करना, ये सर्कुलर सरकार ने निकाला है। मैं समझता हूं कि ग्रामीण विकास से जुड़े जितने भी लोग हैं, सिर्फ धन विकास नहीं करता, धन का सदुपयोग विकास करता है। अगर पैसा लगे, असेट खड़े ना हो, रोजगार पैदा ना हो, जो मेहनत करता है उसको वेतन ना मिले, बिचौलिए खा जाएं, तो मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी बहस है जिस पर हम सबको मिलजुल कर जितनी बारीक मॉनिटरिंग हो सकती है, और इसलिए मुझे लगता है कि जो सॉफ्टवेयर का सहारा सरकार ने लिया है इसकी सराहना होनी चाहिए। क्योंकि जब कभी आप केंद्र राज्य संबंधों की बात करते हैं तो अटल जी को छोड़कर कभी किसी ने बहुत गंभीरता के साथ में इन बातों को खुलकर नहीं कहा है। और इसलिए मैं आज चाहता हूं कि केंद्र राज्य संबंधों में जो कई बार राजनीतिक मतांतर के कारण खटास आती है, उन चीजों की मॉनिटरिंग करना। जैसे यूपी है, अब यूपी में सांसद चेयरमैन है, लेकिन उसके बाद भी वो मॉनिटरिंग नहीं कर सकता। अब ऐसी परिस्थितियों में राजनीतिक आलोचना नहीं है ये, आखिर पैसा गया है तो पैसे का सदुपयोग कैसे होगा। और इसलिए मुझे लगता है कि क्रियान्वयन पर जो फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, जो नियम बनाने चाहिए और उनका अनुपालन का और मॉनिटरिंग का जो तरीका तय होना चाहिए, ये सबसे अहम बात है जो सरकार कर रही है। जी जी, नंदकिशोर जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि जो मनरेगा है वो भले ही यूपीए सरकार की ये देन, ये योजना रही है, लेकिन एनडीए ने उसको और भी विस्तार दिया है, और इससे जो ग्रामीण विकास है उस पर कितना उसका असर पड़ रहा है, उसका प्रभाव पड़ रहा है? ये पटेल जी ने एक बार ठीक कहा कि कोई भी काम होता है उसका मॉनिटरिंग सही होनी चाहिए। जी, जी। पैसा सही खर्च हो रहा है कि नहीं, काम सही हो रहा है कि नहीं। दूसरी बात है, जो यूपीए सरकार की जो योजना थी, यूपीए सरकार की सिर्फ इच्छा से नहीं आई थी। किसान मजदूरों का आंदोलन, वामपंथ का दबाव, उसके बाद ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना ये शुरू हुआ। हम उस पूरे बहस में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं कि इसका लाभ बहुत हो सकता है अगर किया जाए तो। ये कुछ वो सिर्फ गड्ढा खुदवाने वाली चीज नहीं है। बात है, दो बात है इसमें। एक, जो ग्रामीण इतने मजदूर हैं जिनको काम नहीं मिलता, उनको काम देना, उनको माइग्रेशन से बचाना। एक जगह जो दूसरे जगह छोड़ के चले जाते हैं तो सिर्फ उन्हीं की परिवार की कठिनाई नहीं होती, उनके गांव में जो दूसरे किसान हैं मौके पर उनको मजदूर नहीं मिलता खेती करने के लिए। तो इसलिए अगर मजदूरों को गांव में रोकना है तो उन्हें काम मिलेगा तभी तो रोकेंगे, नहीं तो रोजी रोटी के तलाश में हमारे बिहार के मजदूर केरल जा रहे हैं। अब पहले पंजाब हरियाणा आते थे, अभी केरल जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं। आप उनको क्या कर सकते हैं? और गांव में सिर्फ बूढ़े और ये जो उनकी औरतें हैं वो बच जाती है। तो इसका इस्तेमाल हो सकता है। जैसे एक जैसे हमने कहा कि वाटर सेट बनाने में पहले तो सड़कों पर मिट्टी डालते थे, अब सड़कें जैसे पक्की बन गई, तो जब पक्की सड़कें बन गई तो फिर उस पर बार बार तो आप मिट्टी नहीं डाल सकते ना, तो उनको काम देना पड़ेगा। जो पुराने तालाब है उनको जिंदा करें, पानी का ये करें। उसके बाद आप उनको एग्रीकल्चर से जोड़े। हम लोगों ने ये सुझाव दिया कि जैसे गरीब किसान है, बटाईदार किसान है, मझोला किसान है, मजदूर रखने में उसको दिक्कत है, सरकार पैसा तो देती है, आप उनसे उनका काम करवाइए। मझोला किसान है उससे थोड़ा ले लीजिए। अगर धनी नंदकिशोर जी, माफ कीजिएगा, आपको रोकना पड़ेगा, कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। प्रहलाद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था, मैं शुक्ला जी की बात के साथ जोड़ना चाहता हूं, मैं जोड़ना चाहता हूं। एक आंकड़ा हम करेक्शन कर दें, एक लाइन में जोड़ रहा हूं। नहीं, आप ही को आप जोड़िएगा, उसको जवाब दीजिए कि 38,500 करोड़ सर ये एक सरकार ने जो है जो मनरेगा के लिए दिया है 38,500 करोड़, ये अच्छी बात है, पहले से ज्यादा दिया है। लेकिन हम जोड़ना चाहते हैं कि 7,000 करोड़ पुराना बकाया है जो काम हुआ है और उसकी मजदूरी नहीं मिली है, उसको एडजस्ट करने के बाद बढ़ता नहीं है, घटता है। इसको और बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए आप संसद में दोनों संघर्ष करें, मात्रा बढ़ाएं। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि
सूखा पड़ता है, आवारा पशु खेती और गांव के लिए बड़ी समस्या है। फेंसिंग जैसी चीजें हैं जो हमारी सरकार ने अभी शुरू की है कि मनरेगा का उपयोग होगा तो असेट भी बनेगा, खेती भी बचेगी और गांव भी बचेगा। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे, हम विकल्प बेहतर तरीके से कर रहे हैं। और पहले भी स्टैंडिंग कमेटियों ने इस बात के सुझाव दिए थे कि जब खेती का समय हो तब मनरेगा के कामकाजों पर कहीं ना कहीं खेती के साथ जोड़ने की जरूरत है और वो सरकार ने इस बात की शुरुआत की है। ये हमारा बड़ा कदम एरिया घटाने की बात है क्या? 6500 से 2500 ब्लॉक कम करने की बात है मनरेगा को। जी जी अजय जी अब आपसे मैं टिप्पणी चाहूंगी। और चूंकि हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं तो ग्रामीण विकास से जुड़े और भी जो सरकार की योजनाएं हैं उस पर अगर कोई टिप्पणी आप करना चाहें कि किस तरह से सरकार आगे बढ़ रही है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने। देखिए, हमारा सरकार का कुल मिलाकर के ये मानना है कि गांवों में हम ऐसे रोजगार उपलब्ध कराएं जिससे गांवों से शहरों की तरफ का पलायन बंद हो। गांवों में हम शहरों जैसी सुविधाएं दें, वहां पर बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, अस्पताल हो, स्कूल हो, पढ़ाई हो, ऐसी सारी व्यवस्थाएं हमारी सरकार कर रही है। और उसके साथ साथ स्वच्छ पेयजल की बात है। और किसान चूंकि वहां रहते हैं तो किसानों से संबंधित उद्योग धंधे भी बढ़े, जो उसमें कुशल मजदूर हैं उनको हम स्किल डेवलपमेंट उनका करके उनको स्किल करके हम उनको अच्छे रोजगार दे, ये बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ किसानों को वो अच्छी खेती कर सकें, इसके लिए भी सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं। चाहे वो मिट्टी के परीक्षण की बात हो, कौन सा बीज बोना है, खादों का कितना प्रयोग करना है, ऐसे हमने मृदा कार्ड भी बनाया है। और उसके बाद फसल बीमा योजना हमारी एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके माध्यम से इस सरकार ने ये प्रयास किया है कि किसी भी किसान का किसी भी स्तर पर कोई नुकसान नहीं होगा, फसल बोने के बाद और फसल कटने तक। और उसको मंडी में पहुंचाने की भी व्यवस्था हमने की है राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ करके कि फसलों का पूरा दाम मिले। तो जैसे भी आदरणीय शुक्ला जी कह रहे थे कि केवल हम सड़कें नहीं बना रहे हैं, हम सड़कों के साथ साथ गांवों का समग्र विकास करने का काम कर रहे हैं। और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय कार्यक्रम से जुड़ा है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से उन कार्यक्रमों से जुड़ी रही है। हमारे वो नेता रहे हैं और उन्हीं से प्रेरणा लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, आपको याद होगा किसान क्रेडिट कार्ड अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने दिया था। पूरे देश में अगर अनाज खरीदने की व्यवस्था आप नहीं करेंगे, उसके पहले किसी ने हम कर रहे हैं। 585 मंडियों को जोड़ देंगे 31 मार्च 2018 तक। अनिल जी से भी मैं जानना चाहूंगी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना का भी जिक्र किया, साथ ही सांसद आदर्श ग्राम योजना की भी शुरुआत की गई है जो इसी सरकार ने शुरुआत की है। इसकी इन चीजों का असर ग्रामीण विकास पर किस तरह का आपको पड़ता हुआ नजर आ रहा है? इसका परिणाम जो होगा एक तरीके से पूरे गांवों का डेवलपमेंट जो होगा ना, एक जैसे अंग्रेजी में कहते हैं होलिस्टिक वे पे होगा। तो जैसे अजय जी ने कहा सड़कें भी बन रही हैं, आप ये शौच का भी देख रहे हो, पानी जैसे पटेल जी ने कहा था बिजली दे रहे हो। तो एक तरीके से ग्रामीण का जो नक्शा है वो एक तरीके से बदल रहा है, लेकिन इसको समय लगेगा बिकॉज ये एक फेडरल स्ट्रक्चर है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे भारत को नहीं चलाते। ये जैसे विषय एग्रीकल्चर, वाटर, ये सारे कॉन्करेंट लिस्ट में है। स्टेट्स का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। लेकिन 14 फाइनेंस कमीशन के बाद जो एक स्टेक बढ़ा दिया है स्टेट्स का, वो अब एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट भागीदार हो गए हैं डेवलपमेंट में, विकास में। तो उम्मीद है कि ये अब दोनों साथ साथ मिलके देके काम करेंगे, क्योंकि ना कि राजनीतिक मतलब जो मतभेद हैं उसमें कहीं मतलब पूरा उलझ न जाए। नहीं, हम लोगों ने तो उसको देखिए बांटने के लिए सीधे सीधे देश की जनता को जोड़ा है। जहां कहीं पर हमको लगता है कि पॉलिटिकल हम लोगों को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हम लोगों ने सीधे सीधे जनता को जोड़ा है। और बहुत सारे ऐप हमने शुरू किए हैं, चाहे बिजली का मामला हो, बिजली में भी हमने गर्व ऐप चालू किया है। कहीं से भी कोई भी अपने मोबाइल पर, आप अपने मोबाइल पर भी देख सकती हैं तुरंत पूरे देश की तस्वीर, पूरे देश में कहाँ कहाँ काम करें। ऐसे हमारी सरकार ने जोड़ा है। जहां पे हमें पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है तो हमने सीधे जनता का सपोर्ट लेने का प्रयास किया है, लोकतंत्र को भी मजबूत किया और निश्चित रूप से इसके अच्छे परिणाम आएंगे। जी प्रहलाद जी, अंतिम टिप्पणी मैं आपसे ही चाहूंगी। मैं तो ठीक है नंद किशोर जी, बिल्कुल वक्त की कमी है। पार्टी के हैं इसलिए इनको आखिर में मिलना चाहिए। हम सिर्फ क्वेश्चन करते हैं, विस्तार में बिल्कुल संक्षेप। एक तो जो ये सुसाइड हो रहा है, फार्मर्स का सुसाइड हो रहा है, किसानों की आत्महत्या हो रही है, 3.5 लाख से ज्यादा बढ़ गया। और पहले होता था एक दिन में वो
जो उसकी जो संख्या थी वो 38 थी, बिल्कुल, वो बढ़ करके छेड़ दिया प्रहलाद जी। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मैं शुद्ध किसान हूं, मेरे घर में एक पाई दूसरी जगह से नहीं आता। जो 100 के ऑब्जर्वर खत्म किए हैं, ये सरकार, पिछली सरकारों की गलत नीतियों ने की है। मैं आलोचना के लिए नहीं कह रहा हूं। अगर पशुधन हमारा 100 के ऑब्जर्वर था, कभी भी फसल चक्र जब तक रहा, आप किसी किसान को आत्महत्या करने का आप उदाहरण नहीं बता सकते हैं। जब आप कैश क्रॉप की तरफ आए और आपने अपने 100 के ऑब्जर्वर्स को खत्म किया, इसलिए हम खेती की नीति पर और ग्रामीण विकास पर पूरे आजादी के बाद लंबे समय उल्टे चले। मैं पद्मनाभन जी की बात को स्वीकार पूरे तरह से सम्मान करता हूं, चाहे जंगल का मामला हो, चाहे जमीन का मामला हो, चाहे पशुधन का मामला हो, चाहे जल का मामला हो। हम चारों मामले में देशिक शासन की नीति के उलट चले हैं। हमने पैसे को महत्व दिया है, इसलिए ये आत्महत्या हो रही है। अन्यथा हमारी इकोनॉमी में कभी किसान आत्महत्या नहीं कर सकता था, नहीं, करेगा भी नहीं। हम लोगों ने तो सीधे सीधे ये प्रयास किए हैं कि हम किसानों को मजबूत कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य है। हम बिल्कुल, तो तमाम मेहमानों की बातें हमने सुनी है और 2 साल की एक पड़ताल करते हुए हमने पाया है कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने काफी कुछ किया है। खास बात यह है कि राशि सुपात्रों तक पहुंचे, इस पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। फिर भी न तो और अच्छा करने की संभावना कभी समाप्त होती है, न ही लाल साहब। उम्मीद करते हैं सरकारी प्रयास हमारे गांव को विकास के राजमार्ग पर तेजी से आगे बढ़ाने में सफल होंगे। इसी के साथ हम अपने सभी मेहमानों का आभार व्यक्त करते हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, सरकार की सौगात ऐसे बदला देहात को विराम देने का। अब अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में 2 साल की और एक पड़ताल के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।